हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से स्वागत है आप सभी का ऑक्सी कोचिंग के एक और वीडियो में। तो आज के वीडियो में जैसा कि आप सामने देख ही रहे हो कि आज हम कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने वाले। आज हम प्रमेय 10.8, वैसे ये प्रमेय आपको 9 क्लास में मिल जाएगी देखने के लिए। तो आप 9 क्लास की बुक उठा के देखोगे तो 10.8 में आपको ये प्रमेय मिल जाएगी। तो आज हम इसी प्रमेय को डिटेल में समझने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सी कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले हम इस प्रमेय का अर्थ समझा देते हैं आपको कि आखिर क्या कहना चाहता है। एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दोगुना होता है। समझ में अगर आपको आया है तो अच्छी बात है, वरना हम बता रहे हैं। देखो, इस प्रमेय का मतलब है कि जैसे कोई एक वृत्त है, ठीक है, वृत्त का केंद्र भी होगा, हम इसे ओ मान लेते हैं। तो इस वृत्त का कोई भी चाप उठा लो, हम पी और क्यू चाप उठा लेते हैं, ये वाला। चाहे अब देखो पी क्यू में दो चाप मिल गए, एक तो दीर्घ चाप, ठीक है, और दूसरा लघु चाप। तो चाहे दीर्घ चाप उठा लो चाहे लघु चाप उठा लो, ठीक है। तो फिलहाल हम लघु चाप लेके काम आपको बताने वाले हैं। तो देखो, ये जो लघु चाप है पी क्यू, तो इस चाप द्वारा इस केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण, ये मान लो थीटा बन रहा है, ठीक है। तो अब देखो, जो भी अभी दीर्घ चाप बचा है, कहने यही तो बता रहा है कि आंतरिक कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर। अभी ये वृत्त का जो शेष भाग बच रहा है, इस चाप को लेने के बाद जो भी शेष भाग बच रहा है, अभी शेष भाग पर कहीं भी कोई भी बिंदु मान लो, यहीं पर ए बिंदु मान लो। तो किसी भी बिंदु पे अगर हम एंगल बनाएंगे ना, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल बनेगा वो इस एंगल का आधा होगा, या फिर ये कहें कि ये वाला जो एंगल है इस एंगल का दोगुना होगा, ठीक है। अगर ये 60 अंश बन रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये 30 अंश ही बनेगा। कहीं पे भी ये यहाँ पे भी मान के अगर यहाँ से हम एंगल बनाएंगे तो ये वाला एंगल 30 बनेगा, अगर यहाँ पे 60 का एंगल बना हुआ है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आखिर इस प्रमेय के अंतर्गत हमें क्या प्रूफ करना है। तो ये जो हमने आपको बताया, यह हर एक स्थिति में काम करेगा। चाहे अर्धवृत्त का चाप ले लो तो यहाँ पे 180 अंश बनेगा, ठीक है। तो अगर हम अब विशेष ये जो कहीं पे भी बनाएंगे तो ये 90 अंश का ही एंगल बनेगा। साथ ही साथ अगर हम दीर्घ वृत्त का चाप ले लेते हैं, कहाँ गया दूसरा पेपर, ये रहा। अगर हम दीर्घ वृत्त का चाप ले लेते हैं, तो जैसे कि ये पी क्यू, ये पी और क्यू हमने लिया, अब हमने ये वाला चाप ले लिया, ठीक है, ये बड़ा दीर्घ चाप ले लिया। तो इस दीर्घ चाप द्वारा बना हुआ कोण तब ये कोण हो जाएगा, और बाकी का जो शेष ये बच रहा है, शेष वृत्त का जो भाग बच रहा है, इस पे अगर हम कोई भी एंगल बनाएंगे तो यह इस एंगल का आधा होगा, या फिर ये मतलब कि ये वाला एंगल इसका दोगुना होगा। अगर ये 120 बन रहा है तो ये 60 अंश ही बनेगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हम देखो अभी आप प्रूफ करने के ऊपर चलते हैं कि कैसे हम इसे प्रूफ करेंगे। यहाँ पे हमें इस वाक्य को पढ़ने के बाद हमें कुछ जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, जिसे हम उपपत्ति में लिख लेंगे, ठीक। उपपत्ति ऐसे ही लिखते हैं, उपपत्ति में लिख लेंगे। जैसे कि एक वृत्त का चाप, हमने देखो इस आकृति में एक वृत्त का चाप ये पी क्यू लघु चाप लिया है, इसकी बात किया है, ठीक है। एक वृत्त का चाप क्या है, पी क्यू। ये कौन सा चाप है, लघु चाप फिलहाल हमने लिया है इस आकृति में। वैसे कोई भी चाप हो जाए, दीर्घ चाप हो या लघु चाप, आप तो जानती हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके बाद हमें केंद्र पर बना कोण, वृत्त के केंद्र पर बना हुआ कोण, तो जो केंद्र पर कोण बन रहा है वो क्या बन रहा है, पी ओ क्यू, यही तो बन रहा है ना, पी ओ क्यू, ठीक है। कौन सा है, एंगल पी ओ क्यू, ओके। अब बाकी वृत्त के शेष भाग पर बना कोण, वृत्त के शेष भाग पर बना कोण, अब शेष भाग पे क्या कोण बनना है, पी ए क्यू। हमने यहाँ पे एक बिंदु ए ले लिया है तो इसे हम पी ए क्यू बोलेंगे, एंगल पी ए क्यू, ओके। चलो अच्छी बात है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें यह प्रूफ करना है कि एंगल, यहाँ पे लिख भी देते हैं कि सिद्ध करना है एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू एंगल पी ए क्यू। यही चीज़ हमें प्रूफ करना है। समझ में आया आपको कि यानी कि ये वाला जो कोण बना है वो इस कोण का दोगुना है,
तो देखो अभी हम कैसे प्रूफ करते हैं, इसे हम थोड़ा सा घेरा कर लें, ठीक है। तो इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए हम सिंपल कुछ इसमें रचना करेंगे, ठीक है। तो हम वो भी आपको बता देते हैं। रचना में छोटा सा है कि ए ओ को मिलाएंगे और थोड़ा सा उसे बी तक मिलाएंगे। जैसे कि लिख लेते हैं, देखो ए ओ को मिलाते हुए बिंदु बी तक बढ़ाया, बी तक बढ़ाया। अब जैसे कि अब आप देख लो हमने क्या लिखा कि ए से ओ को मिलाया और साथ ही साथ इसे अब यहाँ बी कहीं पे भी मान लो, वृत्त के बाहर मान लो, वृत्त के अंदर मान लो, बी कहीं पे भी मान लो, उसे फर्क नहीं पड़ता। सिंपल यह है कि ए ओ को मिलाया फिर बिंदु बी तक इसे बढ़ा दिया। अब जैसे ही हमने ये रचना कर ली तो आपको दो त्रिभुज दिख रहा है, ठीक है। त्रिभुज नंबर ये मतलब त्रिभुज नंबर 1 और त्रिभुज नंबर 2, इसे हम 1 मान लेते हैं। तो दो त्रिभुज आपको दिख रहे हैं। तो अब हम इन्हीं दोनों त्रिभुजों की मदद से हम इस चीज़ को प्रूफ कर देंगे। सबसे पहले हम त्रिभुज नंबर 1 की बात कर रहे हैं, तो PAO में यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज PAO में PAO वही है 1 नंबर का त्रिभुज, ठीक है। तो देखो अगर हम इस त्रिभुज की बात करें तो ये इस त्रिभुज का बहिष्कोण है और साथ ही साथ ये भुजा और ये भुजा बराबर है इस त्रिभुज के लिए। क्यों? क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है। तो हम त्रिज्या से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि भुजा PO जो है वो बराबर है OA के। कारण भी लिख लेते हैं, त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या। आप समझ गए हो, हम सिर्फ त्रिज्या लिख दिए। तो अगर दो भुजाएं बराबर हैं किसी वृत्त की तो मतलब कि वो त्रिभुज समद्विबाहु है। अब समद्विबाहु है तो यानी कि बराबर भुजाओं के समूह कोण भी बराबर होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः एंगल OPA इक्वल टू एंगल OAP। समझ में आया? ये एंगल और ये एंगल हमने यहाँ पे बराबर दर्शा दिया। तो इसके बाद हम इस कोण की चर्चा करेंगे। ये वाला एंगल POB, एंगल POB, ये जो एंगल है वो इस त्रिभुज नंबर 1 का बहिष्कोण है। अब जब बहिष्कोण है तो यह इस कोण और इस कोण के योग के बराबर होगा। यह एक त्रिभुज का प्रमेय है। अगर आपने त्रिभुज के इस प्रमेय को नहीं जाना है तो आप हमारे त्रिभुज वाली प्लेलिस्ट को देख लेना, आपको डिटेल में बात पता चल जाएगी, तो आप समझ सकते हो। हम आपको बता भी देते हैं कि देखो त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है उसके दो अधिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब कि ये जो त्रिभुज का बहिष्कोण है, इस त्रिभुज का ये बहिष्कोण है, तो ये जो बहिष्कोण है तो बाकी इस त्रिभुज के ये जो दो अंतः कोण है ना, इस योग के बराबर होगा। सिंपल। तो POB जो है वो किसके बराबर होगा? OPA, एंगल OPA प्लस एंगल OAP, ठीक है। हम यहाँ लिख लेते हैं त्रिभुज के प्रमेय से, त्रिभुज के प्रमेय से, चाहे ये वाक्य लिख लो, चाहे हमने अभी आपको जो बताया वो चीज़ लिख सकते हो। तो अभी देखो OPA जो है यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो बराबर है, तो हम इस एंगल के स्थान पे ये वाला एंगल लिख देते हैं। यानी OPA के स्थान पे है तो OPA इक्वल टू OAP है, तो हम OPA के स्थान पे यानी इसके स्थान पे OAP लिख देंगे, ठीक है। एंगल POB इक्वल टू इसे एंगल OAP प्लस फिर से एंगल OAP है, ठीक। अब ये दोनों जुड़ के दो एंगल OAP बन गए, यानी एंगल POB इक्वल टू एंगल OAP, ठीक है। समझ में आया आपको? इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। तो अभी तक हमने जो काम त्रिभुज नंबर 1 में किया, सेम काम हम त्रिभुज नंबर 2 में करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम इस समीकरण को यहाँ पे लिख लेते हैं, एंगल POB इक्वल टू एंगल OAP, ठीक है। समीकरण नंबर 1 हमने इस आकृति के दूसरे तरफ भी लिख लिया है। तो अभी हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पेज में। यहाँ पे हम त्रिभुज नंबर 2 की बात करेंगे, यानी कि त्रिभुज OQA में, त्रिभुज OQA में अगर इस त्रिभुज की बात करें तो ये वाली भुजा और ये भुजा बराबर होगी। क्यों भाई? क्योंकि भाई वृत्त की त्रिज्या है, तो हम इसे लिख लेते हैं। क्या क्या बराबर है? OQ इक्वल टू OA। क्यों? त्रिज्या। अब हम थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि आपको त्रिभुज नंबर 1 में सब कुछ डिटेल में समझा दिया है। अब ये बराबर है तो ये कोण और ये कोण भी बराबर होगा, ठीक है। तो अतः हम ये लिख सकते हैं कि एंगल OQA
एंगल ओ क्यू ए इक्वल टू एंगल ओ ए क्यू ठीक है। तथा अब इस त्रिभुज के लिए ये बहिष्कोण का काम करेगा, सिर्फ इतना यानी कि बी ओ क्यू ये बहिष्कोण का काम करेगा। तो एंगल बी ओ क्यू इक्वल टू, अब देखो ये बहिष्कोण है, तो अब इस त्रिभुज के दो अधिमुख अंतःकोण यानी इस कोण और इस कोण के योग के बराबर होगा। तो बी ओ क्यू इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ओ क्यू ए प्लस एंगल ओ ए क्यू ओके। अब देखो ओ क्यू ए ये जो है वो ओ ए क्यू के बराबर है, तो हम सिंपल इसके स्थान पे ये चीज़ रख देंगे, ठीक है। तो एंगल बी ओ क्यू इक्वल टू, इसके स्थान पे ओ क्यू ए के स्थान पे हमें ओ ए क्यू रखना है, एंगल ओ ए क्यू प्लस एंगल ओ ए क्यू, ठीक है। ये दोनों जुड़ के टू एंगल ओ ए क्यू बन गए। तो एंगल बी ओ क्यू इक्वल टू एंगल ओ ए क्यू, सिंपल ये चीज़ हो गया समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरण को हम प्लस कर देंगे। देखो समीकरण नंबर 2 यहाँ पे आपको दिखाई, एक यहाँ पे है दूसरा यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे वो भी लेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो अब आपको तो पता ही है कि कैसे जोड़ेंगे। कि समीकरण 1 का LHS यानी एंगल पी ओ बी इक्वल टू समीकरण 2 का LHS बी ओ क्यू, सॉरी इक्वल टू क्यों लगा दी, एंगल बी ओ क्यू इक्वल टू, अब समीकरण 1 का RHS एंगल टू एंगल ओ ए पी प्लस टू एंगल ओ ए क्यू ओके। अब देखो पी ओ बी और बी ओ क्यू ये दोनों एंगल कहाँ हैं, पी ओ बी ये वाला एंगल और बी ओ क्यू ये वाला एंगल, दोनों एंगल मिलके पी ओ क्यू बना लेंगे। तो हम यहाँ पे एंगल लिख लेंगे एंगल पी ओ क्यू, सिंपल इन दोनों को प्लस करने पे हमें ये चीज़ प्राप्त हो गई इक्वल टू एंगल ओ ए पी। सबसे पहले हम इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं, बचा क्या एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ ए क्यू, यही चीज़ बचा है। अब नेक्स्ट रो में हमारा प्रूफ हो जाएगा जो हमें प्रूफ करना है, एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू एंगल, देखो ओ ए पी ओ ए पी ये वाला एंगल और ओ ए क्यू ये वाला एंगल, दोनों एंगल मिला देंगे तो पी ए क्यू डायरेक्ट हमें वो मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल पी ए क्यू, इन दोनों को प्लस कर दिया तो हमें पी ए क्यू प्राप्त हो गया। देख लो जो चीज़ प्रूफ करना था डिटेल में प्रूफ हो गया है। हमें यही चीज़ इस प्रमेय के अंतर्गत प्रूफ करना था कि ये वाला एंगल इस कोण का डबल क्यों होता है, हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि इस कोण का ये वाला कोण डबल है, ठीक है। सो आई होप कि आपको इस प्रमेय में हमने आपको जो कुछ भी बताया आपको सारी बातें डिटेल में समझ में आ गई हैं। कहीं पे भी समझ में प्रॉब्लम हुई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। सो फिलहाल समाप्त करते हैं आज की इस वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आया तो यार लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, बाय बाय।